So let me start today's lecture now. आज बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटे वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? Organic compounds. Can anybody out of you tell me what are organic compounds? Yes, Moira. Can you tell me what are organic compounds? Compounds of carbon. So if I say carbon dioxide, is it organic? Is that not the compound of carbon? Yes, beta. Can you tell me what are organic compounds? Anybody? अंगद ने बोला कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। बेटा अंगद ने बोला कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं H2CO3, दिस इज कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, इज दैट ऑर्गेनिक? इज दैट ऑर्गेनिक? नो, इट इज नॉट ऑर्गेनिक. इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. It is an inorganic compound. So what is organic compound? What is organic compound? देखो बेटा, organic compound क्या होते हैं? Organic compounds are the compounds which are directly derived from living beings. Organic का मतलब ये है compounds which are derived, compounds which are derived from living things, living beings. लेकिन बेटे अब लिविंग बीइंग से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। मैं सांस ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? सो लिविंग बीइंग तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक हो गया? सो ये अधूरी डेफिनेशन हो गई। हम बोलेंगे कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग एंड हैव carbon and hydrogen as main components, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट है। अब जैसे कार्बोनिक एसिड है, इट हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन बट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, तो ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, इट मे बी गिवन आउट बाय लिविंग थिंग्स बट इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन, सो इट इज नॉट ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो ऐसे कंपाउंड विच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स एंड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, या बोलो कार्बन हाइड्रोजन दोनों एसेंशियल कंपोनेंट है, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दुनिया में जितने कंपाउंड है उसमें से 95% जो है, 95% ऑफ कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। ठीक, दुनिया में जितने भी कंपाउंड है 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी पाए जाते हैं। नाउ बात ये आती है, व्हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन फॉर्म सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स? जबकि अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटे वो 2.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बॉन्ड इज वेरी वेरी लेस पोलर, यानी ऑलमोस्ट नॉन पोलर, नॉट एग्जैक्टली नॉन पोलर बट ऑलमोस्ट नॉन पोलर, इजंट इट? तो जब इसमें पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो बेटा इसके ऊपर अट्रैक्ट भी कोई नहीं करेगा। अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इतने सारे कंपाउंड कैसे बन गए? कंपाउंड तो तभी बन सकते हैं अगर रिएक्शन हो, रिएक्शन तभी हो सकता है अगर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस तभी हो सकती है अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है नहीं, then what makes the organic compound so reactive? Why we have 95% of compound which are organic? इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड क्यों? तो बेटा इसका लॉजिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं ये? एंड दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स क्या होती है।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स किसको कहते हैं, क्या होती है? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिटल से शिफ्ट होना, मे बी टूवर्ड्स एनी अदर एटम और मे बी इन द ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के कहीं और चल जाएं, और यह भी हो सकता है अपने ऑर्बिटल में रहें बट कहीं को शिफ्ट हो जाएं, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पैदा हो जाएं, जिससे अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाएं और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन हो सके। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से डिस्प्लेस होना। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, ठीक। सबसे पहली तरह का होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट्स, पोलराइजेशन इफेक्ट्स। नाउ व्हाट द हेल आर पोलराइजेशन इफेक्ट्स? बेटा पोलराइजेशन इफेक्ट्स जो होते हैं दैट इज ड्यू टू पोलैरिटी इनसाइड द मॉलिक्यूल, ठीक, ड्यू टू पोलैरिटी इनसाइड अ मॉलिक्यूल, इनसाइड अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलैरिटी आ जाती है, किन्हीं बॉन्ड्स में पोलैरिटी आ जाती है, उसकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं वो पोलराइजेशन इफेक्ट्स होते हैं। पोलराइजेशन इफेक्ट विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होते हैं, तो उसके बाहर के एटमॉस्फेयर से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर का एटमॉस्फेयर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर बाहर का एटमॉस्फेयर उसको चेंज नहीं कर सकता है तो ऑब्वियसली दे विल बी परमानेंट इफेक्ट्स। ये परमानेंट इफेक्ट हैं, ये एक बारी हो जाते हैं तो हो जाते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। क्लियर? तो ये पोलराइजेशन इफेक्ट्स होते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट्स वी हैव इज पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स, polarizability effects. See, when you talk about polarizability effects, polarize होने की ability, polarizability मतलब polarize होने की ability, और polarize कौन करेगा? मीडियम, है ना बेटा? तो obviously this is due to, these are due to surrounding atmosphere, surroundings of a molecule, of a molecule. ये मॉलिक्यूल की सराउंडिंग की वजह से होते हैं, सराउंडिंग उसको पोलराइज करती है और वो पोलराइज हो सकते हैं, इसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्वियसली ये विद इन द मॉलिक्यूल तो नहीं है, बाय सराउंडिंग है, तो अगर सराउंडिंग चेंज कर दोगे तो क्या ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं? कोई चीज पहले एसिड में थी उसको बेस में रख दिया तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये टेम्परेरी होते हैं, दीज आर टेम्परेरी इफेक्ट्स। इसमें क्या है कि सराउंडिंग को चेंज कर दो तो ये इफेक्ट ही चेंज हो जाते हैं, ठीक, इसलिए ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अब देखिए कितने तरह के हमारे पास इफेक्ट जो होते हैं वो पोलराइजेशन इफेक्ट होते हैं, कितने तरह के पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स होते हैं। पोलराइजेशन इफेक्ट हमारे पास 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ पोलराइजेशन इफेक्ट्स। नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2, रेजोनेंस, रेजोनेंस। नंबर 3, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। नंबर 4, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर 5, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 5 हमारे पास पोलराइजेशन इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये विद इन द मॉलिक्यूल होंगे और इसका सराउंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सराउंडिंग चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स होते हैं, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी तरह से इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इसी तरह से फील्ड इफेक्ट,
solvent effect, and there are more. बट हमारी क्लास में हमें सिर्फ इन 5 इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और एक इस इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना, बाकी हमारे यूज का खास नहीं है। बाकी हायर क्लासेस में होता है, ठीक, उसको थोड़ा थोड़ा कहीं यूज करना होगा, हम कर लेंगे, बट नीड नॉट टू स्टडी देम इन डिटेल्स। डिटेल हमें इन 6 इफेक्ट्स की करनी है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं तुम्हारे साथ इंडक्टिव इफेक्ट को, कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? हैव यू नोटेड दिस? हाँ जी, हाँ हो सकती है सर। रेजोनेंस में सर जो सेकंड आंसर RES के बाद सर O नहीं बेटा, रेजोनेंस, हाँ RESONANCE, रेजोनेंस। नंबर है कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स? नहीं, ऐसा कुछ नंबर नहीं है। सो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और आज की कहानी मेरी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे रहेगी। देखो बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन की एक चेन है और यहां पे एक एलिमेंट लगा है X, और मान लेते हैं X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो इसके ऊपर पार्शियल सा क्या आएगा और इसके ऊपर पार्शियल सा क्या आएगा? पॉजिटिव, इजंट इट? अब क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, यानी कार्बन डेफिशिएंट हो गया। कार्बन डेफिशिएंट हो गया तो अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई पॉजिटिव चीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं? तो ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहां से खींचेगा। पर एक बात बताओ, जितने X खींच सकता था क्या उतने कार्बन कार्बन से खींचेगा? नहीं ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पे भी आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इजंट इट? पर अब ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले कम आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये आगे से खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले और भी कम हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वजह से इट इज लाइक अ टग ऑफ वॉर। रस्साकशी होता है ना, रस्साकशी, एक तरफ से रस्सा खींचा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरह से खींचा तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को डिस्प्लेस हो गए। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे कुछ ऐसा नजर आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे ऐसा नजर आना चाहिए था, सारी जगह बराबर बिखरा हुआ, लेकिन मैंने क्या देखा? इट इज समवट डिस्टर्ब्ड और समवट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। इट इज लाइक दिस। सो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड ऑन द इन द कार्बन चेन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं? सिमिलरली अगर मान लो आपके पास कार्बन की एक चेन है और यहां पे मान लो कोई ऐसा एलिमेंट लग गया M, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डालेगा कि नहीं डालेगा? बोलो। उससे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर नेगेटिव कार्बन का मतलब क्या है? उस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा होना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन के चलते क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे अगले कार्बन पे फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? तो क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? पर पहले के मुकाबले कम की ज्यादा? ऑब्वियसली पहले के मुकाबले कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता था ये इतने नहीं देगा, पर आया नेगेटिव तो ये भी आगे फेंकेगा, ये भी आगे फेंकेगा, तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक, पर पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। अब ये आगे फेंकेगा तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा और भी कम आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इस तरह से डिस्प्लेस दिखाई दिया मेरे को। समझ में आई बात? सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये किस वजह से है?
ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से, क्या इस एटम की वजह से है कि नहीं? है ना? अगर ये ना लगा होता तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होती? उसी तरह से इस एटम की वजह से कि नहीं? तो इन दो एटम्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को इंड्यूस कर दिया इन द कार्बन चेन। कार्बन चेन में ये इंड्यूस हो गए चार्ज, जो कि अदरवाइज नहीं होने थे। और इसी इंडक्शन ऑफ चार्ज को ऑन द कार्बन चेन कैन बी कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे जब डिफाइन करेंगे? कहेंगे इट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि परमानेंट तो है ना ये, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है, बाहर के सराउंडिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना, मॉलिक्यूल के अंदर की वजह से ही है, उसमें पोलैरिटी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड along a carbon chain, along a carbon chain, permanent displacement of electron cloud along a carbon chain due to an atom, or a group having different electronegativity then carbon is called inductive effect of that group। यानी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इस एटम का या इस ग्रुप का है, इट इज कॉजिंग द इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो ये जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हुई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अलोंग अ कार्बन चेन ड्यू टू दिस एटम और अ ग्रुप, ठीक, विच इज इंड्यूसिंग द चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। क्लियर हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सभी को समझ में आ गया? ओके, नाउ बेटे इंडक्टिव इफेक्ट यहां देखने समझ में आ रहा है दो तरह का होगा। ठीक, हम इसको आई इफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आई इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट यानी शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट। बेटा आई को अगर हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे? आई का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में आई का मतलब, अरे वो वाली आई नहीं, आई का मतलब मैं, है ना भाई? तो जब कोई ग्रुप खुद नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जोर जोर से चीखेगा मैं नेगेटिव, यानी आई नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी कहने का मतलब अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो खुद कैसा होगा? नेगेटिव। तो क्या चीखेगा? आई नेगेटिव। तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप्स वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देते हैं। और जो रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, रिलीजिंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देंगे, देने के बाद वो कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो कैसे चीखेंगे? मैं पॉजिटिव, है ना भाई? तो वो कैसा हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। तो रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई देते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई देते हैं। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे सर कौन से विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से रिलीजिंग ग्रुप, है ना, पूछेंगे ना, तो एक सिंपल बात बताता हूं, दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो प्लस आई देता है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो प्लस आई देता है, सारे माइनस आई देते हैं। सर क्या बात कर रहे हो यार, हमारे टीचर ने पढ़ाया था स्कूल में कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लग सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लग सकते हैं? ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो मेटल तो छोड़ दो, मेटल अगर होगा तो वो हमेशा क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो फिर तो बॉन्ड कोवलेंट है ही नहीं। और यहां डिस्प्लेसमेंट किसमें है? कोवलेंट बॉन्ड में है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, अपना ऑर्बिटल तो नहीं छोड़ रहे, है ना, ओनली डिस्प्लेस।
तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता नहीं। तो आयनिक बॉन्ड मेटल बनाते हैं, तो मेटल का 2 कांटा मार दो, मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे नहीं, अगर होंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, उसमें ऐसा इफेक्ट होने नहीं वाला है। रही बात नॉन मेटल, तो कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं? देखो यहां तो हेलोजन होंगे, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या सल्फर होगा, या फास्फोरस होगा। कौन कौन से? हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यही 5 हो सकते हैं। इन पांचों की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज्यादा है कि नहीं? तो अगर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज्यादा, सब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं? तो ऑब्वियसली सबका माइनस आई हुआ कि नहीं? तो दुनिया में कोई भी ग्रुप होता है ना, उसका माइनस आई होता है। पर सर हमें बताया गया था अल्काइल ग्रुप का प्लस आई होता है। एक बात बताए मेरे को, मान लो कि मेरे पास ये CH3 और CH3 अल्काइल ग्रुप, समझते हैं अल्काइल ग्रुप? मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाला ग्रुप जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। जैसे दिस इज 1 मिथाइल ग्रुप, इथ मिथ तो जानते हो, 1 कार्बन होगा तो क्या होगा? मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, है ना? तो ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे? कोई लॉजिक है? ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे? कोई लॉजिक नहीं है। तो कोई मिथाइल चेन पे, मिथाइल ग्रुप किसी चेन पे लगने से इलेक्ट्रॉन क्यों दे? तो जब वो देता ही नहीं तो प्लस आई क्यों लिखेंगे? बेटा प्लस आई इज एक्चुअली स्पेशल केस। क्या है? स्पेशल केस, रिलेटिव केस है। हम ये बोलते हैं कि प्लस आई सिर्फ कौन देते हैं? अल्काइल ग्रुप्स देते हैं, डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप्स when they attach, when they are attached to a deficient carbon, अगर किसी डेफिशिएंट कार्बन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके साथ जुड़ेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन देंगे। कैसे? मान लो मेरे पास है CH3, आगे है CH2 1 पॉजिटिव। नाउ दिस ग्रुप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कि नहीं? तो अगर अब इसकी डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई, तो इसका प्लस आई आएगा ना। ठीक, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों देता? या फिर चलो ऐसा ना होता, ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में ये वाला कार्बन आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड सिंगल बॉन्डेड इज ऑलवेज, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो अब इसको देना पड़ेगा कि नहीं? नाउ दिस विल बी शोइंग प्लस आई, नाउ दिस विल बी शोइंग प्लस आई। या मान लो एक और केस है, मान लो CH3 CH2 फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन होता है ये अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि ये कौन सा होगा? sp3 होगा। तो इसका एस कैरेक्टर फिर से ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये फिर भी देगा और फिर क्या शो करेगा? प्लस आई। तो यानी अल्काइल ग्रुप डेफिनेटली प्लस आई शो करते हैं, अल्काइल ग्रुप डेफिनेटली प्लस आई शो करते हैं, पर कब? जब उसके साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन चेन हो, यानी या तो उसमें कार्बन पॉजिटिव हो जाए और या तो उसमें डबल बॉन्डेड हो जाए, ट्रिपल बॉन्डेड हो जाए, और या फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए, एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाए, तब वो अपना प्लस आई शो करते हैं, नहीं तो उसको प्लस आई शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया में कोई ग्रुप प्लस आई शो नहीं करता है मेरे भाई। प्लस आई इज अ रिलेटिव इफेक्ट, रिलेटिवली है कि भैया ऐसा है कि इसके सामने वाला कार्बन जो था वो कैसा था? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े, तो इसका प्लस आई हुआ। अदरवाइज दुनिया में जो भी ग्रुप होंगे वो शुरू या तो ऑक्सीजन से होंगे, या नाइट्रोजन से होंगे, या हेलोजन से होंगे, या फास्फोरस से, या सल्फर से, सबकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे विड्रॉइंग होंगे। बात समझ में आई? क्लियर हो गया?
तो कैसे प्लस आई, बाकी दुनिया में कोई भी ग्रुप लगाओ, अगर मैं बोलूं Cl लगा है तो क्या बोलोगे, माइनस आई। अगर मैं बोलूं NO2 लगा है तो क्या बोलोगे, माइनस आई। अगर मैं बोलता हूं OH लगा है तो क्या बोलोगे, माइनस आई। अगर मैं बोलता हूं C ट्रिपल बॉन्ड N लगा है तो क्या होगा, माइनस आई। क्योंकि भैया ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा कि नहीं। माइंड इट, हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन पर इनका इफेक्ट। किस पे देख रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन पे इसका इफेक्ट देख रहे हैं। बोलो क्लियर। अब हमें यह पढ़ना पड़ेगा किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम, और अगर प्लस आई भी किसी का है तो किसका ज्यादा किसका कम। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं माइनस आई का ऑर्डर, किसका माइनस आई ज्यादा किसका माइनस आई कम। देखो बेटा, आम टीचर्स क्या करेंगे, आपको एक ना सीरीज सी बना के दे देंगे, बोले रट्टा मार लो इसको, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अश्विनी सर ने कभी रट्टा मरवाया तो ना ही मरवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, हाउ टू सी किसका माइनस आई ज्यादा या किसका प्लस आई ज्यादा। ठीक, पर उससे पहले कि इसको समझे, पहले हम ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे किसका माइनस आई ज्यादा किसका प्लस आई ज्यादा, है ना, तब ही हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। देखो बेटा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आप बोलोगे, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इजंट इट? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है, एक बार हो गया तो हो गया भाई। ठीक, दूसरी बात, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। अगर कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो और बड़े सारे इफेक्ट है इसके। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ ऑपरेट कहां हो रहा है, सिंगल बॉन्ड्स में। ठीक, सो इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्या होगा। ठीक, क्योंकि जब भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो इफेक्ट कुछ और हो जाते हैं। कई तरह के और इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा, कई तरह के इफेक्ट है ना बेटा। तो मल्टीपल बॉन्ड जब भी आए, मल्टीपल बॉन्ड के इफेक्ट कुछ और होते हैं, दैट ओनली ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, आपको पता सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड। क्यों जी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी टाइटली हेल्ड, तो उनको डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा कि नहीं। तो एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, इसलिए दिस इज अ वीक इफेक्ट। ठीक, एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, as sigma electrons are tightly held, cannot be displaced easily, thus it is a weak effect। इसलिए ये एक वीक इफेक्ट हुआ करता है। इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, बहुत वीक इफेक्ट है ये। ठीक, और इफेक्ट इससे कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब और इफेक्ट लगते हैं तो इसका वैसे ही सब जीरो हो जाता है। ठीक, अगली बात, चौथी बात बेटा, इट इज एडिटिव इन नेचर। कैसा है ये, एडिटिव इन नेचर। इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब क्या है, मतलब यह है कि एड ऑन होता है, यानी अगर एक ग्रुप का प्लस आई है दूसरे का भी प्लस आई है तो एड ऑन हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक ग्रुप ये है CCl CL CL और ये लगा है,
दूसरा ग्रुप मेरे पास ये है CCl Cl H, ये कार्बन चेन पे लगा है। तीसरा ग्रुप मेरे पास CCl H H, ये लगा है। तो हमें ये अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तीनों का आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो इस पूरे ग्रुप का -I इनसे ज्यादा होगा। यहां पे सिर्फ 2 क्लोरीन है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना भाई, -I शो कर रहा है ना, बट इसका -I इसके मुकाबले थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहां 2 ही क्लोरीन है जो खींच रहे हैं। यहां एक ही क्लोरीन खींच रहा है, तो ये आगे से और भी कम खींचेगा। तो कहने का मतलब इसका -I देखेंगे, इन सब में -I देखेंगे तो इसका ज्यादा, इसका उससे कम, उसका सबसे कम। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, एड ऑन हो रहा है। सिमिलरली इफ आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ ग्रुप, सी दिस वन इज कॉल्ड एज टर्शियरी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप और 3 डिग्री ग्रुप। टर्शियरी कब बोलते हैं, अगर एक कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो। अब ये जरूरी नहीं कि इसके आगे जितनी मर्जी चेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इन टर्म्स एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 कार्बन से जुड़ा है ना भाई, सो दिस इज अ टर्शियरी ग्रुप। इसी तरह से अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं, सो दिस इज अ सेकेंडरी ग्रुप, दिस इज अ सेकेंडरी ग्रुप, ये एक सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंड डिग्री। ठीक जी। इसी तरह से बेटे अगर मैं ऐसा ले लेता हूं CH3 CHH, ये ग्रुप है, ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी ग्रुप। तो ये प्राइमरी ग्रुप होगा या 1 डिग्री ग्रुप होगा। ये किसी कार्बन चेन में लगे हुए हैं, और हमें पता है अल्काइल ग्रुप का क्या लेंगे, +I। वो तो है ही है कि ये रिलेटिव है, जब ये किसी डेफिशिएंट कार्बन का जुड़ेगा तो +I लेंगे ना भाई। तो ये भी +I दे रहा होगा, ये भी +I दे रहा होगा, ये भी +I दे रहा होगा। ठीक, यानी ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो ये आगे ज्यादा देगा, देगा कि नहीं। तो इस ग्रुप का +I विल बी मोर। यहां पे सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं जिनका +I है, हालांकि हाइड्रोजन भी आसानी से देता है, ठीक, बट इसका रिलीजिंग पावर इसके मुकाबले थोड़ा क्या होगा, कम, और इसका रिलीजिंग पावर सबसे कम होगा। तो अगर मैं +I इफेक्ट का ऑर्डर यहां लगाता तो टर्शियरी ग्रुप का +I सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। आई थिंक सो, यू गॉट इट और नॉट। जी बेटा, जो आपने पहले एग्जांपल दिया था वो Cl और Cl वाला, उसमें जो दोनों Cl है इसको कैंसिल करें। कैंसिल क्यों करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, डायपोल थोड़ी है ये, सो दे आर ओनली विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, कैंसिल क्यों करेंगे, वो भी खींचेगा, वो भी खींचेगा, दोनों ही खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, तो एड ऑन ही होगा ना भाई। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, यानी जितने ज्यादा ग्रुप ज्यादा लग जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट उसका उतना बढ़ जाया करता है। क्लियर हो गया। अगली बात, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, 5th पार्ट है ना ये, 5th। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्यों बोलते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट, देखो यहां पे चार्ज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर कार्बन और नॉट। अगर मैं इसको यहां देखता हूं तो मुझे पता चलता है ये चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां ट्रांसमिट हुआ, यहां से यहां ट्रांसमिट हुआ, हुआ कि नहीं। सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर कार्बन। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसमें देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये चार्ज इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर, so that is why it is also called as transmission effect. As charge is transmitted from 1 carbon to another, hence it
is also called as ट्रांसमिशन इफेक्ट। अपने दोस्तों से पूछना कभी ट्रांसमिशन इफेक्ट क्या होता है पूछना कभी ट्रांसमिशन इफेक्ट क्या होता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्लियर हो गया। अगली बात, पॉइंट नंबर 6, it decreases with increase in chain length and becomes zero, almost zero at 4th carbon. It decreases with increase in chain length and becomes almost zero at 4th कार्बन। ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एट 4th कार्बन। जैसे कि आई एम अगेन कमिंग बैक टू दिस, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है ना बेटा, वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। जितना इस पे है क्या उतना इस पे है, उससे कम हो गया कि नहीं, इससे और कम हो गया ना, यहां पे आके ऑलमोस्ट इसका क्या है, यानी इसके लगे रहने से इस कार्बन पे कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल जीरो ही है ऑलमोस्ट, यानी कार्बन के ऊपर कोई खास चार्ज है ही नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके इमीडिएट एटम पे पड़ा, उसके बाद उससे अगले पे पड़ा, उससे अगले पे उससे कम पड़ा। इसी तरह से यहां पे भी इसका इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा पड़ रहा था, इस पे थोड़ा कम पड़ रहा था, इसमें थोड़ा और लेस हो गया था। तो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ and becomes zero, almost zero, not exactly zero, almost zero at 4th कार्बन। यानी 4th कार्बन के बाद अगर कोई ग्रुप लगता है तो हमारे को कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक, वो यहां तो पड़ता है, यहां तो पड़ता है, यहां तो पड़ता है, लेकिन यहां पे नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एट 4th कार्बन। गॉट इट और नॉट? सो 7th वन, it is irreversible in nature. It is irreversible in nature. बेटा ये नेचर में इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब क्या, एक बार हो गया, एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो क्या फिर दोबारा वापस आएंगे भाई? सो ऑब्वियसली वापस तो आएंगे ही नहीं। ठीक, एक बार आगे शिफ्ट हो गए, डिस्प्लेस हो गए तो डिस्प्लेस हो गए, इसमें कोई बात ही नहीं है कि दोबारा वापस आएंगे या कुछ ऐसा होगा, बिकॉज ये जो नेचर है इसका ये ऐसा है, ये इररिवर्सिबल है। एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा, लाइक टग ऑफ वॉर, एक साइड रस्सी खिंच गई तो खिंच गई, फिर कोई मतलब ही नहीं है कि वापस आएगी। इट इज नॉट रिवर्सिबल। जबकि आगे कुछ इफेक्ट्स ऐसे होंगे जो आगे भी हो जाएंगे फिर वापस भी हो सकते होंगे, लेकिन ये इररिवर्सिबल है। एक साइड को है, एक ही साइड पे होगा, दूसरी साइड नहीं होगा, और जिस साइड को हो जाएगा उस साइड को रहेगा। गॉट इट और नॉट? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उम्मीद करता हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए। हाँ जी बेटा। बेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? मैंने यहां से एक बात मोयरा के कान में बोली, मोयरा ने अपने फ्रेंड के कान में बोली, उसके फ्रेंड ने स्नेहा के कान में बोली, स्नेहा ने आपके कान में बोली, आपने आगे बोली, तो बात क्या हो गई? ट्रांसमिट हुई ना। पर जो बात मैंने बोली थी क्या वो भाई तक एग्जैक्टली पहुंचेगी? क्योंकि उसके वर्ड्स कम होते जाएंगे ना भाई। जो बात मैंने मोयरा को बोली थी उसके कुछ वर्ड कम करके यहां जाएगी, उससे कुछ कम करके वो वहां जाएगी, उससे कुछ कम करके वहां जाएगी, भाई तक तो लास्ट एक वर्ड पहुंचेगा, है ना? तो इसी तरह से एक तो बात ट्रांसमिट हो रही है और कम कम होती जा रही है, तो ऐसे ही चार्ज भी ट्रांसमिट होता जाएगा और क्या होता रहेगा? कम कम होता जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट and it decreases with increase in chain length and becomes almost zero at the 4th carbon. उम्मीद करता हूं सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर। बेटा इट इज ऑपरेटिंग ओनली इन सिंगल बॉन्ड्स। मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड में नहीं हो रहा, तो फिर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पॉइंट क्या है?
electron do not leave their original orbitals but just only displaced. इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्प्लेस हुए, अपने ऑर्बिटल से निकले नहीं हैं, सिर्फ दूसरी के साइड को खींच गए हैं, अपना ऑर्बिटल थोड़ी छोड़ा उन्होंने. सो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव their original orbitals but just only displaced. Just only displaced. अपनी जगह से सिर्फ हल्के से शिफ्ट हुए हैं, अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ रहे हैं भाई. ऑर्बिटल कार्बन छोड़ने नहीं देगा इनको. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइटली हेल्ड हैं, तो भैया जाने देगा क्या? ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, है ना. तो मतलब अपनी जगह पे पकड़ के रखेगा, पर सैया थोड़ा जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे होना चाह रहे हैं. समझ में आई बात? तो वो सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं, यू कैन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, बट अपना ऑर्बिटल छोड़ करके नहीं जा रहे हैं. ठीक. और इसीलिए ये वीक है ना बेटा. अगर इलेक्ट्रॉन आगे चले ही गए होते तो फिर तो स्ट्रांग हो गया होता भाई. ठीक. इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे को हो रहा है ना, यानी अपनी तरफ को खींच रहे हैं सिर्फ, है ना, बाकी कुछ नहीं हो रहा है. सो इज इट क्लियर? सो these were characteristics of inductive effect. I think so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक. नाउ अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि किसका माइनस आई ज्यादा या किसका प्लस आई ज्यादा. मैंने कहा कि कंपैटिटिव टीचर्स जो होते हैं वो एक रट्टा मरवा देते, एक पूरी की पूरी उसको एक पूरी लाइन लिखवा देंगे, NO2 फला फला रट्टा मार लो. अपन ऐसा नहीं करेंगे. मैं कुछ एक ग्रुप्स लेता हूं और उसमें माइनस आई लगाने की कोशिश करता हूं. मैं उसको ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करूंगा आपके साथ. देखो बेटा, मेरे पास कुछ चंद ग्रुप मैंने ले लिए. से मैंने ले लिया नाइट्रो, दूसरा ले लिया साइनाइड. ये चंद ग्रुप है जिसको मैंने माइनस आई के ऑर्डर में लगाना है. COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. CHO, that is aldehyde. OH, that is alcohol. NH2, that is amine. Cl, only halogen, है ना, क्लोरीन. क्लियर? मान लो सिर्फ इनको लगा के देखते हैं, सिर्फ इनको लगा के देखते हैं, बाकी तो हम अपने आप समझ ही जाएंगे. अब देखो बेटा, जरा इन ग्रुप्स को पूरी तरह से देखें, ये कैसा है. ये जो नाइट्रो है ना, नाइट्रो, ये कुछ ऐसा दिखता है हमारे को, है ना बेटा. सी, दिस इज नॉट अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज ओनली बॉन्ड बाय विच इट विल ज्वाइन टू द कार्बन चेन. समझ में आई? ये वो बॉन्ड है जिससे हम कार्बन चेन से इसको ज्वाइन करेंगे. नाइट्रो ऐसा दिखाई देगा. सर आप तो बार बार बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता नहीं, तो बेटा इसकी जगह हम यहां पे कई बार प्लस माइनस शो कर देते हैं. हम इस ग्रुप को ऐसे भी शो कर देते हैं, एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. ये दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग्स. अब इधर आ जाओ. साइनाइड जो है वो ऐसा है, साइनाइड ऐसा है. COOH जो है वो कुछ ऐसा है. ठीक है जी. और C डबल बॉन्ड OH ऐसा है ना जी. OH ऐसा है. NH2 कुछ इस तरह का है, और Cl तो Cl ही है. ठीक है भाई. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ऐसा है कि इसमें किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, हमने ऑर्डर लगाना. ठीक. ये मिटा दूं, ये समझ में तो आता ही होगा. अब देखो बेटे, बेसिक बात क्या है कि नाइट्रोजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है. मोरओवर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है. अगर ये बनाना हो, ना भी बनाना हो, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना. तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है.
तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? नाइट्रोजन को पॉजिटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ऑब्वियसली एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही विड्रॉइंग था, ऊपर से इसने इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इस पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दिया, तो ये और ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा कि नहीं? जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे तो नाइट्रोजन बोला चीका जोर जोर से, मर गया मर गया, और उसने आगे वाले इलेक्ट्रॉन खींचे, जोर से खींचेगा ना भाई। तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, नाइट्रोजन ने और भी ज्यादा खींचने, एक तो पहले से खींच रहा था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज की वजह से और भी ज्यादा खींचेगा। सो दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, इजंट इट? दिस इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई। नाउ इस केस में अगर देखें तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, s करेक्टर इज 50%, वेरी हाई, s करेक्टर ज्यादा है, अगर s करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो खींचने की पावर ज्यादा है। सो दिस इज ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई। बट ऑब्वियसली यार जितना नाइट्रोजन तंग करेगा क्या कार्बन उतना तंग कर सकता है? नहीं ना भाई। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये कम स्ट्रांग होगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर इधर बात करें, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा। पर बेटा तुम्हें ना ये केमिकल बॉन्डिंग में कंडीशन बताई थी रेजोनेंस की, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, बताया था ऐसा? तो यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यही दे देगा यहां से। अब इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी था, तो इलेक्ट्रॉन तो खींचने इसने, यानी माइनस आई तो पक्का पक्का है, पर कुछ इलेक्ट्रॉन ये भी तो दे देगा ना यार। तो इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम माइनस आई हो जाएगा। बोलो ओके डन। अब इधर आ जाओ, इधर सेम ही कंडीशन है, sp2 और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां तो कोई लोन पेयर वाला है नहीं। क्या हाइड्रोजन इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है जितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो पेयर का पेयर दे रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही भूखा नंगा बेचारा क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। तो कहने का मतलब ये ज्यादा इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेंटेन रही, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी पूरी हो गई थी। तो इसका माइनस आई विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक, यानी मोर माइनस आई देन दिस। इसके मुकाबले तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इसको बेचारे को मिल ही कहीं से नहीं रहे थे, तो इसने आगे से खींचने हैं ना, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इधर आ जाओ, अब O की तरफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के डिस्प्लेस होंगे ना थोड़े थोड़े, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना भाई, पार्शियल नेगेटिव होगा कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्टेड है। अगर ये नेगेटिव है, आगे से खींचने भी इसने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर और नॉट? अब ये तो है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा थी, तो खींचना तो इसने था ही, ये तो श्योर था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज मोर देन कार्बन, तो खींचना तो इसने था ही, माइनस आई तो इसको था ही, पर यह था कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी रिपल्शन भी थी, इसलिए ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, इसलिए ये वीक माइनस आई वाला होगा। कैसा होगा? वीक माइनस आई वाला होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे यस और नो करेंगे जल्दी से पहले। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, अब नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन भी देगा, तो माइनस तो यहां पे भी है, ऊपर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन से कम भी है, तो कार्बन से ज्यादा इसलिए खींचेगा तो है ही, माइनस तो है ही है, बट बहुत ही वीक, यानी वीकर, है ना भाई। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, पर इसके ऊपर माइनस चार्ज तो नहीं है, इनसे तो स्ट्रांग हो गया कि नहीं? क्योंकि यहां तो माइनस है, कुत्ता कुत्ते का बैरी है ना, माइनस माइनस को रिपेल करेगा कि नहीं? तो ये तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींचेंगे, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है,
ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, सो इट हैज अ माइनस आई विच इज मॉडरेट वन, नॉट वेरी वीक नीदर वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट वन। तो अब हमें इन सब ग्रुप्स को लगाना था माइनस आई के ऑर्डर में, ठीक, इन सब ग्रुप को मैंने लगाना था माइनस आई के ऑर्डर में। तो मैंने कैसे लगाया भाई, सबसे पहले कौन आ गया, NO2 आया कि नहीं आया, ठीक, उसके बाद कौन आया, CN बिकॉज ऑफ 50% एस करेक्टर बच्चे, और ऊपर से नाइट्रोजन विच इज और दुखी करने वाला, वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ही, तो कार्बन सारा गुस्सा कार्बन चेन पे उतारेगा कि नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा कि नहीं। अब इन दोनों में से हमने पढ़ लिया कि इधर देने वाला है इधर नहीं है, तो पहले क्या आएगा CHO, उसके बाद कौन आएगा COH, बहुत सारे टीचर इसको उल्टा पढ़ाते, ठीक, उसके बाद आ जाओ इन तीनों में से बोलो, Cl पहले, फिर कौन सा OH, फिर कौन सा NH2, बोलो रट्टा मारना पड़ा। ऐसे करके हमने इसको माइनस आई के ऑर्डर में लगा लिया। अब एक बात बताओ यार, दो आदमी थे, ठीक, एक आदमी 3 दिन से भूखा था, कुछ नहीं खाया हुआ, एक आदमी जो था वो घर से 2 रोटी खा के आया था, है ना, 1 रोटी की भूख थी, है ना, 2 आदमी थे, एक 3 दिन से भूखा, एक आदमी ने 2 रोटी खाई है, 1 रोटी की भूख है। अब उनके सामने बफे लगा दिया गया, बोलो कौन टूट के पड़ेगा, अरे बफे वाला नहीं, वो तो दे रहा है, जो 3 दिन से भूखा है ना भाई, वो टूट के पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसे ही, तो ऐसा मैंने क्यों बोला कि इनके ऊपर पार्शियल चार्ज है। मान लो किसी पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, वो तो परमानेंट भूखा भाई, कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है यार, इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव था। मान लो कल को मैंने ऐसे लिख दिया NR31 पॉजिटिव, भले ही R अल्काइल ग्रुप थे, देने वाले थे, पर कंप्लीट तो है ना, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की विड्रॉइंग पावर इज ऑलवेज मोर देन पार्शियल पॉजिटिव, इजंट इट। तो भैया इसकी विड्रॉइंग पावर इससे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहां तो पार्शियल चार्जेस थे, यहां कंप्लीट थे, तो कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर इज मोर देन दैट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो ऐसे ऑर्डर बना सकते हो। तो आपकी बुक में एक ऑर्डर लिखा होगा, आपने रट्टा नहीं मारना है, उसको कॉन्सेप्ट से समझना है, इसके बाद ये क्यों आया, जो नहीं आएगा मैं हूं, उसको मैं बताऊंगा ये पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों लिखा, पर आप अपने ऑर्डर को खुद तैयार करना, ठीक, अपने आप सोचना उसके बारे में कि ये क्यों है ऐसा, ये पहले माइनस आई वाला क्यों है, ये बाद में क्यों है, ताकि रट्टा नहीं मारना पड़े। ऐसे ही प्लस आई की बात कर लेते हैं, तो माइनस आई हो गया। अब प्लस आई में मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2, ठीक, या फिर CH3 CH2 और या फिर CH3, किसका प्लस आई ज्यादा, बोला प्लस आई एडिटिव होता है, क्या होता है एडिटिव, तो ज्यादा कार्बन होंगे तो ज्यादा देगा, मिल बांट के अपना दुख बांट लेंगे भाई, है ना। तो यहां पे प्लस आई ज्यादा किसका, इसका, इसका उससे कम, इसका सबसे कम, है ना भाई। मोर आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर इज द प्लस आई। ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक टर्शरी ग्रुप है, एक टर्शरी ग्रुप है, एक सेकेंडरी ग्रुप है, एक प्राइमरी ग्रुप है और एक मिथाइल है, अभी बोलो किसका प्लस आई ज्यादा, टर्शरी का प्लस आई ज्यादा, बिल्कुल सही, ठीक, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का उससे कम, मिथाइल का सबसे कम, क्योंकि एडिटिव है भाई, एड ऑन होना है, तो इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई 3 का एड ऑन हुआ, इसका प्लस आई 2 का एड ऑन हुआ, यहां सिर्फ 1 का, तो ऑब्वियसली ज्यादा रिलीजिंग हो गया कि नहीं, तो टर्शरी ग्रुप हैज मोर प्लस आई, क्लियर। पर जैसे कंप्लीट पॉजिटिव जो था उसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा थी, तो कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं। तो एक पेपर में ना क्वेश्चन आ गया यार, क्वेश्चन क्या था कि O नेगेटिव
COO नेगेटिव और CH3, ये नेगेटिव नहीं है, इन दो पे तो नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव नहीं है। बोला इसका ना प्लस साइन का ऑर्डर लगा दो। क्या बोला? प्लस साइन का ऑर्डर लगा दो कि प्लस साइन किसका ज्यादा होगा। ये तो पता चल गया था कंप्लीट नेगेटिव है, ये भी, तो इसके मुकाबले तो प्लस साइन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना था, इन दोनों में यहां नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पे था और यहां पे ये ऐसा था। बेटे रेजोनेंस में बताया था ना आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, रेजोनेंस होती है ना इसमें। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो थोड़े डीलोकलाइज्ड हैं, अपनी जगह पे खड़े हुए नहीं है, तो देने मुश्किल है ना, थोड़े से देने मुश्किल हो जाएंगे कि नहीं। मान लो मुझे स्नेहा से कोई चीज लेनी है, स्नेहा भागी जा रही है, अब क्या करूं? अगर तो अपनी जगह पे खड़ी होगी तब तो पकड़ूंगा इसको। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े हुए नहीं है, ये मूव करते चले जा रहे हैं। अगर ये मूव करते चले जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देने थोड़े मुश्किल, जबकि ये लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल ओजस की तरह बैठे, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना इजी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका प्लस साइन ज्यादा, इसका प्लस साइन उससे कम, और इस पे तो नेगेटिव था ही नहीं, इस पे तो पार्शियल नेगेटिव था, तो ऑब्वियसली इनका प्लस साइन ज्यादा, इसका कम, तो ये ऑर्डर लग गया। बोलो क्लियर? अगर मान लो कल को मैं तुम्हें बोलूं एक था T, एक था D, एक था H, अब बोलूं कि इसमें किसका प्लस साइन ज्यादा है। T क्या होता है? हाइड्रोजन है भाई, ट्रीटियम। D क्या होता है? ड्यूटीरियम, है ना, ये हाइड्रोजन ही है। तो किसका प्लस साइन ज्यादा? बेटा ट्रीटियम का ज्यादा, ड्यूटीरियम का कम, प्रोटियम का कम। ठीक, ऐसे इसलिए क्योंकि ट्रीटियम का न्यूक्लियस होगा हैवी, उसमें एक प्रोटॉन के आसपास दो न्यूट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन दूर से दिखाई देगा उसको, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दिखाई देगा, तो बेचारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इतना खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्प्लेस्ड इजीली ना, तो इसलिए प्लस साइन इसका क्या हो गया? ज्यादा। और हाइड्रोजन में अगर प्रोटियम की बात करो, प्रोटियम में सिर्फ प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो प्रोटॉन की सारी नजर किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे, जाने नहीं दे रहा उसको। समझ रहे मेरी बात? तो उसको डिस्प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। सो ट्रीटियम का प्लस साइन इज मोर देन ड्यूटीरियम विच इज मोर देन प्रोटियम। तो ऐसे प्लस साइन माइनस साइन के बेटे आप ऑर्डर लगा सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो भी बुक आप पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो उसमें प्लस साइन माइनस साइन का एक ऑर्डर दिया होगा, ठीक, तो प्लीज उस ऑर्डर को आप अपने लेवल पे बनाने की कोशिश करिएगा। जो चीज नहीं आएगी, आई एम देयर टू सॉल्व दैट। क्लियर? सो आज इतना ही, अगली बार पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक।